अब हम चलते हैं आज के ऑर्गेनन पार्ट पे। देखो, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, हम ऑर्गेनन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं जो आपसे ऑर्गेनन शेयर कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सभी ऑर्गेनन को वैसे पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ेंगे तो ऑर्गेनन में सब कुछ है, सब कुछ का मतलब सभी कुछ है, आप टेंशन ही मत लो। तो आज का जो एफोरिज्म है, नेक्स्ट एफोरिज्म, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि आज अपने को फिफ्थ एफोरिज्म पढ़ना है। शुरू में मैं रैपिडली पढ़ता हूं क्योंकि वो जो पैराग्राफ है वो सबको पता है। यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द एक्यूट डिजीज। चलो आगे नहीं पढ़ते, इतना ही एक बार पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या क्या वर्ड्स आए हैं। यूजफुल टू द फिजिशियन, हम फिजिशियन के लिए यूजफुल है। क्या यूजफुल है? particular of the most probable exciting cause of acute disease। acute disease के लिए एक्साइटिंग कॉज कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है। निकाल लो सारे कॉजेज, 50, 100, 200 तरह के कॉजेज होंगे। उनकी जो वर्ड मीनिंग है, उनकी सिचुएशन है, उनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो। एक्साइटिंग कॉज जिसको पता चल गया, निकालना आ गया, वो एक्यूट का मास्टर बन गया। यूजफुल टू फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर। असिस्टिंग का मतलब 100% नहीं हो जाएगा, असिस्टेंस मिलेगी आपको, हेल्प मिलेगी आपको, अगर आपको उसका एक्साइटिंग कॉज मालूम है तो। अब यहां जो वर्ड्स है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि वो असिस्टेंस है, कंप्लीट नहीं है। दूसरा है मोस्ट प्रोबेबल, वर्ड यूज किया गया है। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ये है कि मैनी टाइम्स इट मे हैपन दैट वी मे नॉट कम टू 100% टू द एक्साइटिंग कॉज। लेकिन अगर हम मोस्ट प्रोबेबल के ऊपर भी पहुंच गए ना तो एक्सेप्टेड है हैनीमैन के द्वारा। एग्जैक्टली कोई फिनोमिना नहीं है, कोई चेकिंग का सिस्टम नहीं है कि ये इसलिए हुआ होगा, तब इन्होंने वर्ड यूज कर दिया मोस्ट प्रोबेबल। अब यहां हैनीमैन ने तो केवल ये वर्ड लिख के हमारे ऊपर डाल दिया कि तुम इसको देख लेना भाई। हम में से कितने लोग कभी सारे के सारे जो एक्साइटिंग कॉजेज हैं उन पे काम किए हैं क्या? हम काम ही नहीं करते उस पे। हमें आइडिया ही नहीं है कि ये सब कारण हो सकते हैं बीमारियों को जन्म देने के लिए। उनमें से कुछ बिना लिबर्टी वगैरह देखे जो मुझे जब इसका लिख रहा था मैं, तो जो मुझे याद रहे वो मैं आपको बता रहा हूं। इससे भी पहले मैं हर बार ट्रीटमेंट शुरू करते समय आपको बोलता हूं कि हमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज करनी होती है। डिजीज पेशेंट जब भी हमारे पास आया, सबसे पहले ये देखो कि ये क्लासिफिकेशन में कहां पे फिट हो रहा है। हैनीमैनियन क्लासिफिकेशन में जहां वो फिट हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग हमें आगे चलना है। तो अगर वो पेशेंट एक्यूट है तो हमें उसका कॉज फाइंड करना है। कॉज क्या क्या हो सकते हैं? कॉज हो सकता है कोल्ड, हीट, अगर हो सकता है कंफर्म हो, आपको भी माइंड में लगना चाहिए कि हाँ ये इलनेस कोल्ड से हो सकती है क्या, ये हीट से हो सकती है क्या, ये सन एक्सपोजर से हो सकता है क्या। आप जब जस्टिफाई हो तब उसको ले सकते हैं और पेशेंट भी उस चीज को बोले कि हाँ धूप में गया था, सन एक्सपोजर हुआ था। चेंज ऑफ वेदर हुआ तो भी ले सकते हैं। समुद्र के किनारे गया, सी साइड गया, या उसने कोई फैट वाला फूड खा लिया, वो नींद पूरी नहीं ले पाया, ये सब फिजिकल कॉजेज हैं जिनसे हमें डिजीज के होने का एक क्लू मिलता हो।
इंजरी बहुत ही बड़ा कारण है एक्यूट एलिमेंट के शुरू होने का। इंजरी भी अलग अलग तरह की है, ब्लो है, फॉल है, नर्व इंजरी है, ब्लंट इंजरी है, मसल इंजरी हुआ है, टेंडन इंजरी हो गई है, जारिंग हो गया, एक्जर्शन ही ज्यादा हो गया पेशेंट से, यहां तक कि कोई ऐसा पोस्चर पेशेंट से लिया गया जिसके कारण उसको वो पेन अगर शुरू हो गया है, तो फूड कोई खास तरह का जो अनयूजुअल फूड उसने ले लिया है तो भी पेशेंट की इलनेस जो है इनिशिएट हो सकती है। पेशेंट में अगर किसी कारण से मेंसेस सप्रेस हुई, उसका जो सेक्सुअल डिजायर सप्रेस हुई, डायरिया सप्रेस हुआ, एंगर सप्रेस हुआ, कितनी सारी चीजें तो सप्रेशन के उसमें आ जाती है। इमोशंस जिनको 100% ट्रेस करना, फाइंड करना, डिक्लेयर करना टिपिकल काम है और एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ही करना चाहिए। बहुत सारे इमोशनल चेंजेस हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं। पढ़ते पढ़ते तो सब लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सच में एंगर होता क्या है, मोर्टिफिकेशन क्या होता है, एंटिसिपेशन किसको कहते हैं, एंजाइटी आखिर है क्या, जॉय किसको कहते हैं, इन सभी की डिक्शनरी मीनिंग और उनके भाव आपको सीखने, पढ़ने, जानने हैं। मोर्टिफिकेशन है, नर्वसनेस है, रश ऑफ आइडियाज है, पनिशमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटेड ग्रीफ, डिसअपॉइंटेड लव है, ग्रीफ है, सोरो है, केयर है, वरीज है, ओवर थिंकिंग है, बैड न्यूज है, फाइनेंशियल लॉस है। कितने सारे कॉजेज हैं जो डिजीज को इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर हमें ये मालूम है और मालूम हो जाए तो हमें डायरेक्ट इसको लेना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब चीजें जो सिम्टम्स अपन बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल या फिजिकल लेवल वाले ही, इनको पर्टिकुलर में लेना चाहिए या जनरल में लेना चाहिए? माइक को ऑन करके एक्सपीरियंस्ड लोग बताएंगे कि ये पर्टिकुलर लेने चाहिए या जनरल लेने चाहिए। कोई भी नहीं बता रहा है। ये पर्टिकुलर सिम्टम है या जनरल सिम्टम है? एलिमेंट फ्रॉम सर ये जनरल है मेरे अकॉर्डिंग। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। जनरल नहीं है, यही फेल्योर की वजह है, यही फेल्योर की वजह है। तो सर ये पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है ना सर? किसने बोला? पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, कोई पर्टिकुलर कोई ऑर्गन्स को अफेक्ट कर नहीं रहा सर। बस यही बात है, कोई बात नहीं। अभी सुन लो, ये जरूरी नहीं है कि पूरी बॉडी को इफेक्ट करे। जैसे मेरे पास एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के रूप में कफ इमोशन फ्रॉम, पैरालिसिस इमोशन फ्रॉम, मेंसेस वाला सिम्टम तो मैंने हैनमन डे पे भी बोला था ना कि आफ्टर ग्रीफ पेशेंट को पोलिमिनोरिया हो गया था, मेट्रेजिया हो गया था। तो यहां पे हमने डायरेक्ट पर्टिकुलर उठाना है कि ग्रीफ के बाद में मेंसेस एग्रावेट, ये सिम्टम पर्टिकुलर में लेने होंगे। ठीक है, कोल्ड हुआ है, हेडेक हुआ है, हेडेक सन के बाद में हुआ है, सन एक्सपोजर के बाद में हेडेक हुआ है, तो हेडेक सन एक्सपोजर फ्रॉम। तो ये सिम्टम्स जो है कभी लेके देखना ऐसे पर्टिकुलर में, पेशेंट जादू की तरह ठीक होते हैं। जादू की तरह ठीक होते हैं। जो जादू कह रहा हूं तो जादू ही होता है। ताज्जुब करेंगे, पेशेंट 15 मिनट तो ज्यादा टाइम है, उससे पहले ठीक हो जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इलनेस, अगर एलिमेंट पकड़ा गया सही और उसको आपने रिपर्टरी में पर्टिकुलर में देख लिया, ये एक्यूट की बात हो रही है। ठीक है, अगर पेशेंट की टेंडेंसी है तो फिर आप अलग कहानी शुरू हो जाएगी, वो बाकी बाद में बताने वाला हूं मैं। तो एक्यूट के अंदर एलिमेंट हैनमन ने खुद लिखा हुआ है, तो एक्यूट में हमें पर्टिकुलर पे ही ध्यान देना है। डॉक्टर अनिल जी
जो Yes, sir. पहले अपन ने सीखा पढ़ा था ना, वो थोड़ा चेंज हो गया है, या यूं कहो कि एडवांस हो गया है। ठीक है, चीजें वहां तक नहीं है, चीजें बहुत आगे निकल गई है। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, स्पेशली इफ ए पर्सन हु इज सिक इज एक्यूट पेशेंट। लिख लो, 5 बार लिख लो इसको, और करके देखना, आनंद आ जाएगा। बिल्कुल सर, एक्यूट में तो बिल्कुल थ्योरी उल्ट हो जाती है पर्टिकुलर से, उससे जनरल से। दोबारा बोलो सर, एक्यूट में तो बिल्कुल अपोजिट हो गई सर। एक्यूट में तो पर्टिकुलर एक्यूट सिम्टम में पर्टिकुलर सिम्टम के लिए पर्टिकुलर से हो गया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। एक्यूट में पर्टिकुलर से हो गया सर। हाँ, एक्साइटिंग कॉज ऑर्गेनेट पढ़ रहे हैं अपन तो, एफोरिज्म नंबर 5 है, उसमें साफ सुथरा पहली लाइन में यही लिखा हुआ है। और जो एक्यूट होते हैं, इनके पीछे होता है मयाजम, सोरा, जो कि टेंडेंसी बनाता है। अगर कोई इलनेस बार बार हो रही है, सेम काइंड ऑफ इलनेस बार बार हो रही है, तब ये एक्यूट नहीं है, तब ये हो गया क्रोनिक केस। तब उसके बारे में जो आगे की लाइनें हैं इसी एफोरिज्म की, वो हमें मार्गदर्शन करने वाली है। आगे बढ़ता हूं, आपका म्यूट कर देता हूं। आगे बढ़ता हूं कि इसके बाद में ये बात कंप्लीट हो गई अपनी एक्यूट के बारे में, एक्साइटिंग कॉज वाली, और ये वाली भी कि आपने कैसे सिम्टम्स को लेना है और करके देखना, और फिर मुझे फीडबैक भी आपने बताना है। आगे के लाइन में लिखा हुआ है एज ऑल्सो। एज ऑल्सो का मतलब है ऐसा का ऐसा ही। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द होल हिस्ट्री ऑफ द क्रोनिक डिजीज। ठीक है, होल हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक डिजीज टू अनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज। तो यहां क्या था, एलिमेंट फ्रॉम या एक्साइटिंग कॉज, और यहां हो गया फंडामेंटल कॉज विच इज जनरली ड्यू टू क्रोनिक मायाजम। तो क्रोनिक इलनेस को अगर ठीक करना है तो हमें फंडामेंटल कॉज को ढूंढना ही होगा। अब फंडामेंटल कॉज मायाजम क्या इतना सा काफी है? नहीं, मायाजम तो एक टेंडेंसी का नाम है, एक ग्रुप है, एक बुराई का नाम है, लेकिन वो स्पेसिफिकली क्या बुराई है, क्या टेंडेंसी है, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हम कैसे इलाज करेंगे। हाँ, तो वो है फंडामेंटल कॉज विच इज जनरली ड्यू टू क्रोनिक मियाज्म। अब इस क्रोनिक मियाज्म की बात से हम क्या समझ रहे हैं? देखो, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, इतनी बात तो सबको पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है सोरा, क्या है साइकोसिस और क्या है सिफिलिस, ये हम डिटेल में कोई और क्लास में करेंगे। बहुत लंबी चौड़ी बात है उसकी, जो कि हल्का बताने से चलेगा भी नहीं। लेकिन यहां पे इस एफोरिज्म में ये बताने की कोशिश की गई है कि आप उस मयाजम तक पहुंचेंगे कैसे। मयाजम का मतलब है टेंडेंसी। मयाजम का मतलब क्या हुआ? एक टेंडेंसी है जो कि फंक्शनल चेंजेस या स्ट्रक्चरल चेंजेस या डिस्ट्रक्टिव चेंजेस लाने में कैपेबल है। तो मयाज्म वो कैपेबिलिटी है जो ऐसा करने में सक्षम है। जैसे मान लो कोई पर्सन की मेंटल स्टेट है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेंटल स्टेट है, वो उसकी आदत है। तो यही आदत जो है ना, ये इसका मयाज्म है। अपन कह नहीं देते, जब तक तुम जल्दी उठ के पढ़ना शुरू नहीं करोगे तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी नहीं आएगी। जब तक तुम बात को ध्यान से सुनना पसंद नहीं करोगे तब तक तुम समझ नहीं सकते। अपन बोलते हैं ना आपस में ऐसे, यही टेंडेंसी है। जब तक काम को पेशेंसली नहीं करोगे तुम कभी काम सही नहीं कर सकते, ये टेंडेंसी है। अब गीतांजलि भी सोचेगी कि मयाज्म में क्या नया ऐड कर दिया सर ने। ये टेंडेंसी जो आदमी के जीवन में फेल्योर के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए, जो भी अपन कहें ना, जो उसका कोर ऑफ द पर्सनैलिटी है, वही मयाज्म है।
और वही डिजीज का कॉज है। जब तक तुम अडल्ट्रेशन बंद नहीं करोगे तुम बार बार इफेक्टेड होते रहोगे। जब तक तुम्हें ये मिर्ची मसाला खाना बंद नहीं करना तब तक तुम्हें पाइल्स होती ही रहेगी। आगे बात समझ में जोरदार वाली ना। और ये लाइन को दोबारा से सुनो। As also the most significant point in whole history of chronic disease to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to chronic miasm, जो कि जनरली इन आदतों की वजह से है, जो कि इन कुकर्मों की वजह से है। समझ लगी बात? और ये कुकर्म हमें पता कैसे चलेंगे, ये आदतें, ये फंडामेंटल कॉज पता कैसे चलेगा? इन दीज इन्वेस्टिगेशंस द असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। देखो हम पहले क्या कह रहे थे, मोटा पतला दुबला नाटा ये वो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं, इसके आगे एक और चीज है। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो पता चल गया ना वो ज्यादा खा रहा है। तो ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को देख के हमें पता चल जाएगा कि ये है। और हिज मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स, सिर्फ मोरली गुड मोरली बैड इससे काम नहीं चलने वाला। उसके मोरल्स में क्या चीज है, क्या कर रहा है वो ऐसा खास जो लोगों से अलग है। कभी भी किसी की भी हेल्प करने चला जाता है, कभी भी किसी की हेल्प नहीं करता है, स्ट्रीट डॉग्स को पाले जा रहा है। ये है मोरल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर गुड है बैड है इससे दवाई नहीं है, लेकिन उनमें जरूर दवाई है। अगर हम थोड़ा और एडवांस चले जाएंगे पेशेंट के अंदर, तब वहां से हमें रिफ्लेक्शन निकलेगा, रूब्रिक्स का रिफ्लेक्शन निकलेगा। वहां से हमें कुछ क्लू निकलेंगे उस पर्सनैलिटी के बारे में। वहां उस क्लू तक पहुंचने के बाद में जब हम उनको रिपर्टरी के रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये है फंडामेंटल कॉज। और क्या? उसका ऑक्यूपेशन। हमारे यहां कारपेंटर की दवाई अलग, टीचर की दवाई अलग, ऐसे थोड़ी है। उसके ऑक्यूपेशन से हम निकालेंगे उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स। जैसे कि क्या तुम इस प्रोफेशन में खुद से आए हो या एल्विना की तरह आपको धकेला गया है? क्या तुम खुश हो ये काम करके, या खुश नहीं हो तो क्यों कर रहे हो? वहां से क्वेश्चंस निकलेंगे। सिचुएशंस बताने से रिएक्शंस निकल के आएगी। तुम ये जो होम्योपैथ बन गए ये कैसे? तो यहां सिर्फ कैसे बनने से ही पता चल जाएगा। और क्यों बने हुए रह रहे हो, किसने मजबूर किया हुआ है तुम्हें होम्योपैथ बन के रहना? वहां उसके मॉरल कैरेक्टर्स पता चल जाएंगे। नहीं जी, मैंने होम्योपैथी में डिग्री की है, मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस ही करूंगा, क्योंकि मैं कानून के खिलाफ कुछ काम नहीं करना चाहता, मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं करूंगा। तो उसका मॉरल गुड हो गया। वो डर के कारण नहीं कर रहा तो वो फियरफुल पर्सन हो गया। ये है मयाजम। और उसके मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स। अब मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट मैं भी सोच रहा था, जब पहले मेरे को ये समझ में नहीं आया था भी यहां इनसे करेंगे क्या, ये मोड ऑफ लिविंग क्यों दिया हुआ है। तो मोड ऑफ लिविंग जब हमें पता चल गया भी मैं तो जॉइंट फैमिली में ही रहता हूं, मैं तो अकेला रह ही नहीं सकता, तो उसको सपोर्ट डिजायर या कंपनी डिजायर हो नहीं गया क्या? ये है वो चीजें। अकेला तो मैं एक दिन ही नहीं रह सकता, मेरे को डर ही लगता है। ये इस तरह के रूब्रिक निकलेंगे। अगर हमने अच्छी केस टेकिंग ली है तो उसके सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस को हमें देखना है। किसी से नहीं बन रही है, सबसे बन रही है। पुराने दोस्त भी हैं, पुराने रिश्तेदार भी उसको जानते पहचानते हैं। इसका मतलब वो एक अच्छा इंसान है। उसकी किसी से नहीं बनती, कोई दोस्त ही नहीं है, और उसको अकेला रहने से कोई दिक्कत भी नहीं है। तो वहां वो पर्सन अलग तरह की पर्सनैलिटी हो गया।
उसकी एज लिखा है हिज एज। ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू मेडिसिन जो चिल्ड्रन की मेडिसिन है, कुछ ओल्ड एज की मेडिसिन है, लेकिन केवल इतना नहीं है, उसकी एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी देखना होगा। अरे भी इतना छोटा सा है तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हुए है, क्या हुआ? बोले जी इसके तो फादर की डेथ हो गई थी। अरे ये तो भैया ऑर्मेट बन गया। तो इस तरह से उनकी एज अप्रोप्रिएट, इतना बूढ़ा है तब भी उठाए हुए सारी गृहस्थी का बोझ, तब भी क्यों? क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं है, या उसको लगता है कि मुझे काम करना ही चाहिए, या न जाने जो भी उसका कारण है, उस कारण तक हमें केस टेकिंग के दौरान पहुंचना है। यह है इन वर्ड्स का महत्व। मैं जितना जल्दी बोल रहा हूं ना, इससे 1000 गुना और डीप जाना पड़ेगा, तब जाकर के मयाजम निकल के आएगा। सिर्फ सो रहा है, साइकोसिस है, उसको करने से कुछ ही नहीं मिलता। नेक्स्ट जो वर्ड एफोरिज्म में यूज किया हुआ है वो है सेक्सुअल फंक्शंस। ठीक है, इससे भी उस पर्सन के नेचर के बारे में पता चलता है, उसके सच में अगर कोई सेलिबेसी वगैरह है उससे पता चलता है, वो अडल्ट्री है वो पता चलता है, और भी बहुत कुछ हमें, ये उन्होंने हमें दिए हैं पॉइंट्स। रिपीट करूंगा, इन दीज इन्वेस्टिगेशन the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, his moral, intellectual characters, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relations, his age, sexual functions, etc. etc. मतलब और बहुत सारे हैं, इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। फिर कोमा लगा के लिखा है आर to be taken into consideration। इन सब को कंसीडर करो, इन सब पॉइंट्स पे पेशेंट से बात करो। ये these will enable you to discover the fundamental cause which is due to miasm, जिसको मयाजम कह देंगे। और ये कब? कि जब आपकी डिजीज है क्रोनिक। तो कभी भी चीजें एंड नहीं होती है, आपको और डीप और आगे और गहरा और डीप जाना ही होगा। मैंने जब भी इस एफोरिज्म को लास्ट पढ़ा था, मैं आज उससे ज्यादा डीपर हूं। मुझे सुनने वाले भी जानते हैं कि मैंने इसको और अलग तरीके से आज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप 100 बार पढ़ो इसको, तो आपको और अच्छे समझ में आने लग जाएगी। मैं ये बता रहा हूं कि आपको ऑर्गेनन इस तरह से पढ़नी है। यहां पे सब कुछ है, सब कुछ इसी के अंदर है। हमने अब तक केवल 5 एफोरिज्म पढ़े हैं। सोचो कितना गहराई है ऑर्गेनन में, और कितना डीपली हमें अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश हैनिमैन के द्वारा की गई है। अभी आप 2 मिनट के लिए इसको ऑन करके एक्साइटिंग कॉज या एक्यूट डिजीज के बारे में और फंडामेंटल कॉज और हल्का सा मयाजम के बारे में मुझसे सवाल कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।